अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने रिगार्डिंग चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो इनिशियली जो है यहाँ पे आपके पास बड़े सिंपल एमसीक्यूज हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम काउंटर नंबर्स वगैरह की तरफ भी जाएंगे। विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस अबाउट एन एटम? एटम इज इंडिविजिबल, all are all atoms consist of at least one neutron, all are incorrect, all are correct। okay, तो मेनली ये दो सेंटेंसेस हैं। तो एटम इज इंडिविजिबल, तो अब हम जानते हैं कि एटम आर डिविजिबल। एटम को तकसीम किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इवन कि उसके फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे एटम कंसिस्ट एटलीस्ट वन न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे अगर ये वर्ड ऑल नहीं होता फिर तो सही था, लेकिन आपको मालूम है कि हाइड्रोजन का जो एक आइसोटोप है प्रोटियम, प्रोटियम में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, और जब ये दोनों गलत हैं तो आपका आंसर हो गया ऑल आर इनकरेक्ट। सो द करेक्ट वन इज सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है कि द वर्ड एटम, यानी ये जो लफ्ज एटम हम यूज करते हैं, जिसे उर्दू में जौहर भी कह रहे होते हैं, has been derived from the Greek word atomos, means invisible, indivisible, small, indistinguishable, some other। देखें, इनविजिबल का मतलब होता है गैर मरई, यानी जो नजर नहीं आता हो, गैर मरई। इंडिविजिबल का मतलब नाकाबिले तकसीम, यानी जिसे तकसीम नहीं किया जा सकता। तो ये बात तो हम ऊपर क्वेश्चन में भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि एटम इंडिविजिबल नहीं होता है, इनविजिबल भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे तो पूछा गया एटोमोस के मायने क्या हैं। तो देखिए, एटोमोस के जो मायने हैं, एटोमोस के मायने हैं इनडिविजिबल। तो सेकंड का आंसर हो गया बी। थ्री है, एन एलिमेंट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स एंड इट्स मास नंबर। अब आपको पता है मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। So 6 plus 8, it is 14. Where is 14? 14 is here. So its answer is 6। टू, इसमें कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना कि हम किसी और को नोट करें। Two atoms have same value of A but different value of Z. Z is the atomic number, यानी number of protons, and A is the mass number we have already discussed. So two atoms having the same value of A but different value of Z, it means they are आइसोबार। अच्छा, आइसोबार क्या होता है? लाजमी जेड है तो ये डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो आइसोबार की जो टर्म है, मैं अपनी एक और वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आइसोबार जैसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आइसोटॉप तो ये नहीं, आइसोटॉप में तो जेड वैल्यू सेम होती है, तो आइसोटॉप का तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। बिलोंग टू द सेम एलिमेंट, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि जेड की वैल्यू डिफरेंट है। बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट, यस, इट लुक्स करेक्ट। एंड सम अदर, जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ये वाला आंसर आपका सही है। तो इसका भी ऑप्शन क्या है आपके पास? सी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन इज द इनकरेक्ट सेंटेंस अबाउट रेडियो एक्टिविटी? इट इज द नेचुरल फिनोमिनन। यस, इट इज द नेचुरल फिनोमिनन। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स ऑन एन एलिमेंट, यानी अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की वजह से, यानी किसी और एलिमेंट में प्रोड्यूस की जा सकती है। यस, इट कैन बी। इट इज ऑलवेज हार्मफुल। चलें अगले सेंटेंस को भी देखते हैं। नेचुरली अकर्स इन यूरेनियम। यस, यूरेनियम में नेचुरली अकर होती है, यानी नेचुरली वाक़ होती है। अच्छा, इट इज ऑलवेज हार्मफुल, तो देखिए रेडियो एक्टिविटी
वैसे तो हार्मफुल है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी को हम मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ में भी लाते हैं, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ जो है हमारे पास वो है कैंसर। कैंसर में जो रेडियोथेरेपी की जाती है, तो और इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर हम मेडिकल डायग्नोसिस में भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमेशा हार्मफुल तो खैर नहीं कहलाएगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। करेक्ट क्या मतलब है कि हमसे तो यही पूछा गया था ना, विच वॉज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है, लेकिन ये बेसिकली ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड है, तो लेकिन देख लें इसको फिलहाल। विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस? कैथोड रेज इमर्ज फ्रॉम कैथोड इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो नहीं होता। कैथोड रेज जो है डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसमें गैस फिल की गई थी, एंड इट वाज द ऑलमोस्ट वैक्यूम और रेजिडुअल गैस, यानी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस वाज देयर। कैथोड रेज ट्रेवल रैंडमली, नो, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। कैथोड रेज बेंड टुवर्ड्स नेगेटिव पोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, नो, क्योंकि कैथोड रेज दे comprises they comprise electron, so they bend towards positive electrode, so it is also wrong. Cathode is emerged from cathode in a discharge tube, yes, it is correct. So D is the correct option. Who one of the following has great contribution in discovering an electron? तो देखिए यहाँ पर विलियम क्रुक ने जो है जो कि फर्स्ट डिस्चार्ज ट्यूब जिसके थ्रू ये डिस्चार्ज प्रोड्यूस हुआ था, वो विलियम क्रुक ने ही डेवलप की थी। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे जो मेजर रोल है वो जे थॉमसन का, क्योंकि ई बाय एम रेशियो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था और फेराडे ने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसके बारे में यही कहूंगा कि ये वैसे तो ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसे ओल्ड सिलेबस इसलिए कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि हिस्टोरिक बैकग्राउंड में ये हमें दिया हुआ है। Isotopes of an element possess same number of protons but different number of neutrons. अब यहाँ पर तो दो बड़े मिलते जुलते ऑप्शन आ गए, प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर। अच्छा देखें, इस क्वेश्चन में जो खास बात है कि वो ये है कि यहाँ पे सेंटेंस के लिहाज से जो ना प्रोटॉन्स फिट बैठ रहा है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट possess सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। हाँ, अगर ये होता सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फिर तो ये भी सही था ऑप्शन। तो ये दोनों वेरी क्लोज आंसर हैं और हैं तो दोनों सही, लेकिन इस सेंटेंस के लिहाज से देखा जाए तो फिर यहाँ पे जो वर्ड आएगा प्रोटॉन्स आएगा। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो फिर हमें टेक्निकली भी जरा देखना होता है एमसीक्यूज को। तो ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इसमें दो आंसर सही हैं, लेकिन इस सेंटेंस के एतबार से ये इस तरह से है कि सिर्फ हम बी को करेक्ट कह रहे हैं। हु इज क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी? अच्छा, बास बुक्स में जो मैरी क्यूरी का नाम भी डिस्कवरी रेडियो एक्टिविटी में आता है, लेकिन बेसिकली जो रेडियो एक्टिविटी को फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया था और जिसने डिस्कवर किया था कि ये एक नेचुरल फेनोमेनन है, ही वॉज द हेनरी बैकरल। हाँ, उसके बाद मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी और दीगर साइंटिस्ट थे जिन्होंने दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए। एंड यू नो वेरी वेल दैट मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम एज वेल एज पोलोनियम। ये दो एलिमेंट इसने मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किए थे। वर्क तो रेडियो एक्टिविटी पे रदरफोर्ड ने भी किया है, लेकिन डिस्कवरी में सिर्फ हेनरी बैकरल का नाम है। सो द करेक्ट आंसर फॉर 9 इज सी। विच द फॉलोइंग आर नेचुरल फेनोमेनन? नेचुरल फेनोमेनन का मतलब है कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मजाहिर, जैसे सूरज का निकलना, बारिश का होना, ये सब कुदरती तौर पर होता है। कोई मैनमेड इसमें कोशिशें शामिल नहीं है। तो रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो खुद ब खुद होती है, वो के आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी होती है, लेकिन वो जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, हमसे तो रेडियो एक्टिविटी पूछा गया है। तो रेडियो एक्टिविटी इज द नेचुरल फिनोमिनन। रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम,
तो revolving of an electron in an atom is also the natural phenomenon, just like Earth revolves around the sun or moon revolves around the earth. स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस, याद रखिएगा न्यूक्लियस भी अपनी ही जगह पर ये इसमें स्पिनिंग हो रही होती है, याद रखिएगा ये भी स्पिन कर रहा होता है। स्पिनिंग का मतलब होता है रोटेशन अलोंग विथ इट्स ओन एक्सिस और एक्सिस विद इन द बॉडी होता है। तो स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस, याद रखिएगा न्यूक्लियस स्पिन करता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है। जब सेकेंड ईयर में आप जाएंगे एनएमआर पढ़ेंगे तो वहां पे इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल, तो स्पिनिंग ये सभी नेचुरल फिनोमिना है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी। नंबर 11, एमसीक्यू नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स बेंड टुवर्ड्स नेगेटिव पोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव पोल की बात हो रही है, तो इनमें से जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ बेंड करेगा। तो देखिए गेमा तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव की तरफ बेंड नहीं हो सकता। बीटा भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव की तरफ बेंड नहीं हो सकता। तो अल्फा अगर आपको याद है तो डायरेक्टली लिख लीजिए, वरना आप एलिमिनेशन रूल से भी इसको लिख सकते हैं। दिस इज K2L6। अच्छा, इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैट्रिक लेवल पर या ओ लेवल में की जाती है, लेकिन याद रखिएगा कि फर्स्ट ईयर में तो शायद आपके पास ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये एमडी कैट या ई कैट यानी एनडी के पेपर में या उसमें आ सकता है। तो आपको सिंपली देखना है कि आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनमें से कौन जो ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। नियॉन भी नहीं करता, नाइट्रोजन ग्रुप 5 से करता है, ऑक्सीजन करता है। तो ऑक्सीजन इसका आंसर होगा। और वैसे भी आप एटॉमिक नंबर से भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 8 है, तो क्या ये 8 बन रहा है। यस, 2 + 6 = 8। तो इसका आंसर हो गया सी। विच वन इज करेक्ट अबाउट अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, प्रोटॉन नहीं लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन यानी ए इज रॉन्ग। हाँ, अगर यहाँ लिखा होता है अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, तो ये तो सही था, लेकिन इस वक्त तो ये गलत है। दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। नेवर। स्पीड ऑफ लाइट से gamma rays ट्रेवल करते हैं। दे आर हैवीएस्ट ऑफ ऑल रेडिएशंस फ्रॉम radioactive element। yes, it is the heaviest of all radioactive particles। okay, so C is the correct option। they have low ionization power। no, because they are massive, लार्ज साइज है इनका। तो और चार्ज भी जो है डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई जैसे हैं, तो इसलिए इनकी आयनाइजेशन पावर भी हाई होती है। तो लो की वजह से ये आंसर भी गलत है। देयर पेनिट्रेशन पावर इज मोर देन बीटा पार्टिकल। नो, जो मैसिव होते हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, तो इनकी बीटा से ज्यादा नहीं है। देखें, हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर गैमा की होती है और लोएस्ट अल्फा की होती है। तो 13 का आंसर भी सी है। ओके, इफ Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड A इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है मास नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, तो उनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज गिवन बाय A - Z, जिसको भी हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। तो इसके लिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। Which of the following species has the same number of electrons as an atom of neon? You know, neon has atomic number 10. So, which of these can have atomic 10 electrons? Not the atomic number 10. लाजमत है atomic number 10 तो किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि हर एलिमेंट का यूनिक एटॉमिक नंबर है। लेकिन क्या किसी और में 10 इलेक्ट्रॉन? देखिए ऑक्साइड है, ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 2- का मतलब है it it has gained 2 electrons, तो 8 + 2 10। तो इसका मतलब इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। सोडियम क्यों नहीं हो सकता? ये एटॉमिक फॉर्म में दिया हुआ है, 11 है। हाँ, अगर सोडियम आयनिक फॉर्म में होता तो उसमें भी 10 होते। मैग्नीशियम एटॉमिक फॉर्म में दिया हुआ है तो इसलिए इसमें 12 है। लेकिन अगर मैग्नीशियम अपनी आयनिक फॉर्म में होता तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते। पोटाशियम आयनिक फॉर्म में तो है, लेकिन पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो 19 - 1 इज
18 electron. So which one is similar to have the same number of electrons? So it is A. A is the correct option. Number 16. How many orbitals in an atom can have each of the following? One is 3D and 3B. अब यहाँ पे देखें ऑप्शन जो है ना उस तरह से नहीं है. ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स से दिए हुए हैं. यहाँ पे 1s और 3D का जिक्र है लेकिन 3p का नहीं है, तो कोई मसला नहीं, जरूरी नहीं है ये. लेकिन साथ में n का दे दिया, तो होना ये चाहिए था ये क्वेश्चन, तो ज्यादा बेहतर हो जाता कि n इज इक्वल टू 3, फिर तो ठीक है. तो बहरहाल अब इसको इस तरह से समझ लीजिए, या 3p ठीक है, ऑप्शन दिया भी नहीं है हमने. सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन एन एटम कैन हैव ईच ऑफ द फॉलोइंग? 1s में 1, यस हो सकता है. मैक्सिमम 2 होते हैं तो 1 तो हो सकता है. 3D डी में आपको मालूम है कि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं, तो 5 हो सकते हैं बिल्कुल. n is equal to 3 means 9 orbitals. Yes, n is equal to 3 means 9 orbitals. फॉर्मूला है n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के फॉर्मूला होता है n स्क्वायर. तो अगर n स्क्वायर है तो फिर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, करेक्ट. तो ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, लेकिन हम दूसरे ऑप्शंस को भी देखेंगे जरूर. फिर 1s में 1 ठीक है, हो सकता है. 3D में 6, यस हो सकता है. लेकिन n इज इक्वल टू 3 मीन 16 ऑर्बिटल्स, तो ये नहीं हो सकता. तो ये इस पॉइंट की वजह से हम पूरे ऑप्शन को फिर गलत कहेंगे. S can have 2 orbitals, yes correct. D can have 7 orbitals, correct. और फिर अगेन गलती यहीं पर है कि n इज इक्वल टू 3 मीन्स 9 होता है, 16 नहीं होता. तो सी ऑप्शन भी गलत है. D 1s 3 ये गलत हो गया, क्योंकि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. D में 7 हो सकते हैं. N3 में 9 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही है. तो बहरहाल एक ऐसा ऑप्शन जिसमें तमाम चीजें सही हैं वो है A. If the value of n is equal to 4, then the value of ml. अच्छा, ml किस पर डिपेंड करता है? देखिए, अगर n is equal to 4, it means l is equal to n minus 1, so it would be 3. तो अगर l की वैल्यू 3 है तो ml यानी this is the Prandtl quantum number, azimuthal quantum number and the magnetic quantum number. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3. So the correct possibility for ml is this one. So its answer is C. Now see this one. In this question number 18, MCQ number 18, for 5s, mention the value of n, l, l is the azimuthal quantum number, ml magnetic quantum number, and number of orbitals. कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं उसमें? तो देखिए, अगर 5s है तो ये 5 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ n को, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को. तो देखिए ये कहाँ कहाँ आ रहा है? ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, ई में आ रहा है. तो अब हमें सोचना है सिर्फ ए की तरफ, बी की तरफ और ई की तरफ. सी और डी को सोचने की जरूरत ही नहीं है. अच्छा, आ जाइए. अगर ये एस है तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर एल इज इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब है नोटेशन एस होगी ऑर्बिटल की. अगर एल इज इक्वल टू 1 है तो नोटेशन पी होती है. एल इज इक्वल टू 2 है तो नोटेशन डी होती है. एल इज इक्वल टू 3 है तो नोटेशन एफ होती है. तो अगर ये एस है तो फिर 0 होगा, तो फिर इसका मतलब अब ए ऑप्शन बी कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता. अब आपको दो ही ऑप्शन बचे, बी
जीरो ठीक है, यहाँ पे भी जीरो है तो ठीक है। ml की वैल्यू जीरो, यस, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है। वी आर स्टिल कंफ्यूज बिटवीन बी एंड ई, बट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जीरो। नो, प्लाज्मा तो एक ऑर्बिटल तो होगा, एस ऑर्बिटल है ना, एस सबशेल है, लेकिन सबशेल में एक ऑर्बिटल तो होगा, जब इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 19. Which of the following quantum numbers combination are allowed? Allowed combination का मतलब ये है कि अगर n इज इक्वल टू 2 है तो l डेफिनेटली 1 होगा या 0 होगा, तो यस पॉसिबल है। लेकिन अगर l 0 है तो ml -1 नहीं हो सकता। ये मैं अपनी पिछली वीडियो में भी, जहाँ पे शॉर्ट और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे, वहां पे मेंशन कर चुका हूँ, क्योंकि हमें सबको एक साथ देखना है। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो l 1 भी हो सकता है और l 0 भी हो सकता है। तो अगर l हम यहाँ 1 लिखते हैं तो फिर तो ml -1 सही था, लेकिन हमने तो एल जीरो लिया हुआ यहाँ पर, तो एल जीरो के लिए फिर एम एल चाहिए हमें, तो ए ऑप्शन रॉन्ग। बी ऑप्शन में एन इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 1 एंड एम एल इज इक्वल टू 0, यस इट कुड बी पॉसिबल है ये तो। सी, एन इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 2, इम्पॉसिबल। अगर एन 2 है तो एल तो 2 हो ही नहीं सकता, एन -1 कीजिए तो कम यानी मैक्सिमम भी होगा तो 1 होगा। तो जब यही गलत है तो हम इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो L2 हो सकता है, सही है। लेकिन अगर L2 होगा तो फिर इसी के रेफरेंस से ml की वैल्यू होगी, इट कैन नॉट बी 3, ये नहीं हो सकती। तो हमारे पास 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। इफ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 देन द सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल का मतलब है सब शेल, सब शेल कैन बी डेजिग्नेटेड एज। तो खुद सोचिए, n इज इक्वल टू 1 तो L इज इक्वल टू n-1, so 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो कौन होगा फिर, s होगा। तो आपके पास 20 का आंसर हो गया ए। फॉर फॉर p ऑर्बिटल, फॉर p, सॉरी, फॉर p सबशेल नॉट ऑर्बिटल, the value of n l ml and number of orbitals can be। तो p is the subshell, 4 is its principal quantum number, यानी ये वैल्यू ऑफ n हो गई। तो 4 4 4 4, इसका मतलब है चारों ही ऑप्शन में ये है, तो चारों पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ओके, अच्छा, एल की वैल्यू क्या होगी? अगर पी है तो एल की वैल्यू 1 होती है, जैसे हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि एल जीरो मीन्स एस, एल वन मीन्स पी, एल टू मीन्स डी एंड एल थ्री मीन्स एफ। तो ये सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर ये नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया, लेकिन ये तीनों हो सकते हैं। अच्छा भाई, अभी भी हम तीन में कंफ्यूज हैं, चले एक को एलिमिनेट कर दिया हमने। ml की वैल्यू, अगर ये p है, l की वैल्यू 1 है, तो फिर ml की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक कुछ भी हो सकती है। तो करेक्ट, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। अभी भी देखना है कि अब क्या करें। अच्छा, p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2l+1, 2 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ l, p के लिए 1 होती है, +1 इज इक्वल टू 3। यहाँ तीनों में 3 है, ये तीनों ही सही है फिर। तो फिर इसका मतलब हो गया, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो ई हो गया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3D एनर्जी लेवल। अब देखें, 3D के लिए अगर हम ये 12 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, एल 2l+1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालें तो कितने आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए याद रखिएगा, एस पी डी एफ जो है ये सब शेल हैं, ये ऑर्बिटल्स नहीं है।
इनके अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं, डी में भी हमने देख लिया 5 होते हैं, और एफ में 7 होते हैं। अब कितने अनपेयर्ड हो सकते हैं? मैक्सिमम 5 ही हो सकते हैं, 5 से ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो सीधा सीधा आंसर है ए। 23, an electron is said to be excited when it lose energy, no. Jumps to the lower orbit, no, क्योंकि दोनों एक ही बात हो गई। एनर्जी लूज करेगा तो जंप टू द लोअर ऑर्बिट जाएगा। लोअर ऑर्बिट का मतलब है नियर टू द न्यूक्लियस। जंप्स टू द हायर ऑर्बिट, यस, इट इज करेक्ट। एंड एंटर्स द एटम, नो। एटम अगर एटम में एंटर्स होगा तो वो एक्साइटेशन कैसे हो सकती है? वो तो डी एक्साइटेशन है कि वो इलेक्ट्रॉन लाजमत है कि फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में एंटर हो रहा है। अच्छा जी, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें जो मैंने आपको ऊपर बात समझाई कि एस पी डी एफ जो है ये ऑर्बिटल्स नहीं है। अगर आप इसको ऑर्बिटल कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे जब एक जनरल सी बात लिखी है एन ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम, तो फिर तो आप सोचेंगे पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एफ में जो 14 हो सकते हैं, डी में 10 हो सकते हैं। लेकिन एस पी डी एफ सब शेल नहीं, ऑर्बिटल नहीं है। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं कभी भी। अब आ जाइए एमसीक्यू नंबर 20। अच्छा, अब देखिए एमसीक्यू नंबर 25 में, द कलर ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन इट्स वेवलेंथ, वेलोसिटी, सोर्स, नन। तो देखें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो वेवलेंथ इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 26, no two electrons in an atom can have all the 4 quantum numbers identical is the statement of Pauli's exclusion principle। ओके, और ऑपर रूल क्या है कि ऑर्बिटल्स हैविंग लोअर एनर्जी आर फिल्ड फर्स्ट। एन प्लस एल रूल, इससे मालूम होता है कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है। हंट्स रूल talks about electron filling in the degenerate orbitals. The n plus l value of 4p orbitals, 4 plus 1 is equal to 5. So answer for 26 is A, and for 27 it is B. The series of lines is produced when the electron jumps from the 4th orbit to the 2nd orbit। देखें फोकस हमें करना है कि वो जंप करके आ कहाँ रहा है। कहीं से भी आ रहा है लेकिन आ कहाँ रहा है। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है तो सेकंड ऑर्बिट के लिए होती है बामर सीरीज। तो ये आंसर आएगा बामर सीरीज। फर्स्ट के लिए होती है लाइमन सीरीज, थर्ड के लिए होती है बास्टियन सीरीज। सो आंसर इज बी। अ पी सबशेल कैन हैव, देखें याद रखिएगा पी सबशेल होता है। जब हम लिख भी रहे हैं पी सबशेल, तो पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर 3 ऑर्बिटल हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब पी ऑर्बिटल, अब यहाँ पे वाज़ेह तौर पे कह दिया पी ऑर्बिटल, यानी अब पी में से इनमें से कोई सा भी एक पी ऑर्बिटल, दिस इज पी ऑर्बिटल। सो अब पी ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर ए होगा। तो ये जो मैं सबशेल और ऑर्बिटल का डिफरेंस आपको बता रहा था, तो यहाँ पे इस एमसीक्यूज में बिल्कुल वाजे कर दिया गया है। ये एमसीक्यूज मैंने बनाया ही इसीलिए है ताकि आपको बिल्कुल वाजे हो जाए कि कब वो सबशेल की बात कर रहे हैं और कब वो पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। और याद रखिएगा कि आपसे पी ऑर्बिटल के बजाय ये भी लिख सकते हैं पी एक्स ऑर्बिटल। तो पी एक्स ऑर्बिटल का मतलब भी यही होगा एक ही ऑर्बिटल है। तो पी एक्स ऑर्बिटल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल को उसके नाम के साथ दे दें, या आप पी ऑर्बिटल कहते हैं इसका मतलब है वन ऑफ द पी ऑर्बिटल आउट ऑफ द 3। जैसे आर डी ऑर्बिटल, उसमें भी मैक्सिमम 2 ही आएंगे। तो मैक्स ऑर्बिटल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये डिपेंड करता है कि उस सबशेल के ऑर्बिटल कितने हैं। जितने ऑर्बिटल हैं फिर उसके लिहाज से उसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम
कैलकुलेट कर सकते हैं सब शेल में 2l+1 के फॉर्मूले से। और फिर इसको अगर आप फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2+1 और फिर मल्टीप्लाइड, सॉरी यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा ना, p की वैल्यू 1 होती है। तो 2 1 2 प्लस 3, ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6। तो हमें वैसे ही मालूम है 2 + 2 6। तो ये डिफरेंस जरा याद रखिएगा ऑर्बिटल और सब शेल का, कि SPDF जो हैं ये शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं। और फिर इनके जो ऑर्बिटल्स हैं, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।